मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डैफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसका मतलब ये है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 वीडियो लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उन लेक्चरों से या कंप्लीट जो महाद्वीप है इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो एग्जामों में आते रहे हैं या जिनकी ज्यादा संभावनाएं होती है उस प्रकार की क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आप सारे के सारे जो मैं करवाऊंगा यहाँ पर वो अगर ध्यान से अगर आप लोग पढ़ लेते हो और इसको समझ लेते हो तो आपके जो क्वेश्चन इस महाद्वीप से आएंगे वो गलत नहीं होंगे। तो महाद्वीप वाइज क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है नंबर 1 वो है कि लैटिन अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है। हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है यह भौगोलिक रूप से तो दक्षिण अमेरिका कहलाता है, लेकिन इस महाद्वीप को राजनीतिक रूप से लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। और लैटिन अमेरिका के अंतर्गत केवल दक्षिण अमेरिका ही नहीं शामिल किया जाता, इसके अंतर्गत उत्तर अमेरिका महाद्वीप का कुछ भाग भी शामिल किया जाता है। उसमें कौन कौन सा शामिल किया जाता है वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होता है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ये जैसे दक्षिण अमेरिका है, ये तो दक्षिण अमेरिका हो गया। इसके बाद में हम लोग जैसे उत्तर अमेरिका में जाते हैं तो इसमें मेक्सिको जो देश है इसका पार्ट भी शामिल हो जाता है और प्लस में इसके अंतर्गत जो हमारे मध्य अमेरिका है, पश्चिमी द्वीप समूह और या वेस्ट इंडीज और मध्य अमेरिका का जो पार्ट है इसको भी शामिल कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत इसको हम टोटली को मध्य अमेरिका बोलते हैं। मध्य अमेरिका और मेक्सिको ये मुख्यतः 3 बड़े खंड जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मेक्सिको, इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। क्यों बोलते हैं? जैसा मैंने आपको बताया था कि इनको लैटिन अमेरिका इसलिए बोलते हैं कि लैटिन एक भाषा है जो कि रोम के या उस क्षेत्र की भाषा थी, प्राचीन भाषा थी। और इस भाषा से कई भाषाएं निकली, जैसे इतावली इटली में बोली जाती है, जैसे स्पेनिश स्पेन की भाषा है, या फ्रेंच जिसे फ्रांसीसी लोगों द्वारा बोली जाती है। इस प्रकार से इटावली, स्पेनिश, फ्रेंच, ये जो कुछ भाषाएं हैं, इन भाषाओं को जो लोग हैं जो बोलते हैं वो इस क्षेत्र में आकर के बस गए थे और इसी कारण इस पूरे क्षेत्र को लैटिन अमेरिका बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर लैटिन भाषाएं बोली जाती है। तो लैटिन भाषा के कारण इसका नाम क्या पड़ा? लैटिन अमेरिका पड़ा। तो लैटिन अमेरिका के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको इसमें देखना है कि दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और उत्तर अमेरिका, इसका मतलब ये गलत है। इसमें उत्तर अमेरिका का पूरा पोर्शन शामिल नहीं है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मध्य अमेरिका और उत्तर अमेरिका, ये भी गलत है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मेक्सिको, ये ठीक हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मेक्सिको, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सी जो है ये आपका ठीक है। तो उत्तर इसका ये हो जाएगा कि लैटिन अमेरिका के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, यानी कि यहाँ पर मध्य अमेरिका के देश पनामा, ग्वाटेमाला, होंडुरस, इस प्रकार से, और वेस्ट इंडीज और मेक्सिको, इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दक्षिण अमेरिका के 2 स्थलबद्ध देश कौन से? अब हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्षिण अमेरिका में जो टोटल 13 देश है उसमें से 11 देशों की सीमा जो है वो समुद्री है या सागरीय सीमा लगती, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध है जिनकी समुद्री सीमा नहीं लगती। अब वो कौन कौन से हैं? पराग्वे, उरुग्वे, तो उरुग्वे की सीमा लगती है अटलांटिक महासागर में। बोलिविया और पराग्वे, ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर उरुग्वे आ गया, इसमें अर्जेंटीना आ गया। अर्जेंटीना की सीमा भी अटलांटिक से लगती है, इसलिए इसका उत्तर रहेगा आपका बोलिविया और पराग्वे। 2 देश है इस महाद्वीप के जो कि स्थलबद्ध है, जिनकी बाउंड्री नहीं लगती। एक देश यहाँ पर पड़ता है, इसका नाम है बोलिविया। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है बोलिविया, इसकी राजधानी है ला पाज। इसके बाद में एक देश है यहाँ,
इसका नाम है पराग्वे। ये भी क्या है, एक स्थलबद्ध देश है, लेकिन यहां पड़ता है उरुग्वे। तो उरुग्वे क्या है, स्थलबद्ध नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा किससे लगती है, अटलांटिक से लगती है। इसी प्रकार से फिर ये जो देश है आपका अर्जेंटीना, इसकी भी सीमा क्या है, अटलांटिक से लगती है। तो पराग्वे और बोलीविया ये दो देश है जो कि स्थलबद्ध देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि स्थलबद्ध देश जो है वो कौन से है। स्थलबद्ध का मतलब वो देश जिनकी समुद्री सीमा नहीं लगती, उनको हम लोग स्थलबद्ध देश कहते हैं। तो इस महाद्वीप के दो ही देश है, बोलीविया और पराग्वे, बाकी सब की बाउंड्री जो है समुद्र से लगती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दक्षिण अमेरिका और टेरा डेल फ्यूगो द्वीप के बीच स्थित जल संधि है। अब यहां पर एक द्वीप है दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में, इसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच एक जल संधि है जो दोनों को अलग करती है। इस जल संधि का नाम है मैगेलन की संधि। मैगेलन की संधि, मैगेलन एक यूरोपियन नाविक था या खोजकर्ता था जो पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकला था, वो यहां से गुजरा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मैगेलन। तो मैगेलन की संधि दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है, और इसी टेरा डेल फ्यूगो का दक्षिणी जो भाग है इसे केप हॉर्न कहते हैं या हॉर्न अंतरिक्ष कहते हैं। तो मैगेलन की संधि जो है वो किसके अलग करती है, दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फ्यूगो से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मैगेलन, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए। ड्रेक की संधि जो है वो इसके दक्षिण में यहां पर पड़ती है, यहां ड्रेक संधि पड़ती है जो कि इसको अंटार्कटिका से अलग करती है, नीचे जैसे अंटार्कटिका आ जाता है तो इसको यानी कि मुख्य भाग को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका से यहां पे अलग करती है ड्रेक संधि। ये भी किससे जुड़ी हुई, दक्षिण अमेरिका से जुड़ी हुई है। जिब्राल्टर की संधि जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है, या अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और मैगेलन जो है वो इस प्रकार से कोई संधि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बात करते हैं कि भूमध्य रेखीय वनों को ब्राजील में क्या कहते हैं। अब हम लोगों ने वनों का जो चैप्टर पढ़ा था या जब वनस्पति की बात की थी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में इनको क्या कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देना है कि जो भूमध्य रेखीय वन ब्राजील में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि यहां पर जो प्रमुख जो वन पाए जाते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मुख्यतः भूमध्य रेखीय वन भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास भी पाई जाती है, शीतोष्णकटिबंधीय घास भी पाई जाती है, 3-4 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो जैसे भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर यहां पे अमेजन बेसिन है, ये अमेजन बेसिन यानी कि अमेजन नदी का क्षेत्र है, और ये जो है भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने के कारण इनको कहते हैं भूमध्य रेखीय वन या विषुवत रेखीय वन, या इनको बोलते हैं सदाबहार वन, भूमध्य रेखीय वर्षा वन, इन कई नाम इनको दिए जाते हैं। ये जो वन है ये वन धरती का फेफड़ा कहलाते हैं। अमेजन बेसिन जो है इसको धरती का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि यह लगभग 20% ऑक्सीजन जो है उत्पादित करता है। और इन्हीं वनों को यानी कि इन भूमध्य रेखीय वनों को, ये ब्राजील में पड़ता है ये ज्यादातर क्षेत्र, इनको ब्राजील में कहते हैं सेल्वास। ब्राजील में क्या कहते हैं, सेल्वास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेल्वास हो जाएगा। तो इसका उत्तर है डी। भूमध्य रेखीय वनों को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखीय वनों जो है वो तो इसमें तो सेल्वास कहलाते हैं, लेकिन सवाना क्या कहलाते हैं, सेल्वास के उत्तर और दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना घास के जो मैदान है वो
इन भूमध्य रेखीय वनों के उत्तर और दक्षिण में पाए जाते हैं। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इनको वेनेजुएला में कहते हैं लानोज, सवाना घास को वेनेजुएला में कहते हैं लानोज, और इनको ब्राजील में बोलते हैं कंपोज। सवाना घास को ब्राजील में कंपोज और वेनेजुएला में लानोज कहते हैं। तो ये सवाना घास के नाम है। सवाना क्या है? उष्णकटिबंधीय घास होती है, मुख्यतः अफ्रीका में इसको सवाना कहते हैं, लेकिन इसको वेनेजुएला में लानोज और ब्राजील में क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये वनस्पतियों से संबंधित है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कंपोज क्या है? सवाना घास का मैदान है ब्राजील में। लानोज क्या है? सवाना घास का मैदान है वेनेजुएला में। लेकिन सेल्वास क्या है? विषुवत रेखीय वनों का नाम है ब्राजील में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो देखो, कोटापेक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है, ऊंची चोटियों में नहीं आती। ओजोस्टेल सेलादो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अकांकागुआ ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांकागुआ मुख्यतः अर्जेंटीना में पड़ती है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो एंडीज पर्वत में पड़ती है, एकांकागुआ। माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है जो अलास्का में पड़ती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी का क्या नाम है? अब हमें जाना पड़ेगा बोलिविया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका किस देश में स्थित है? तो हम लोगों ने जब झीलों की बात की थी तो कुछ 2-3 एक झीलों की बात की थी, जैसे माराकाइबो झील वेनेजुएला में पड़ती है, जैसे टिटिकाका झील है वो कहां पड़ती है। तो हम लोगों ने जब झीलों में पढ़ा था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जो पड़ती है बोलिविया में। बोलिविया में एक झील पड़ती है, इसका नाम है टिटिकाका। टिटिकाका झील की विशेषता क्या है कि यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक नौगम्य झील है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है टिटिकाका, और कहां पड़ती है? बोलिविया में पड़ती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोलिविया उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा डी, कि ये कहां पड़ती है? बोलिविया में पड़ती है। विशेषता क्या है? विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, नौकायन योग्य या नौगम्य झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस महाद्वीप का। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी का क्या नाम है? कि ये जो झील है टिटिकाका, इस झील के किनारे एक नगर बसा है जिसका नाम है लापाज। जिस प्रकार से टिटिकाका विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, ठीक उसी प्रकार से लापाज विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो राजधानी है उसका क्या नाम है? लापाज है। और ये किस देश की राजधानी है? तो यह बोलिविया की राजधानी है। बोलिविया देश की राजधानी लापाज टिटिकाका झील के किनारे स्थित है और ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो यहाँ से विश्व के 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, टिटिकाका झील और लापाज राजधानी के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया, इसका उत्तर हो जाएगा डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? अब लंबी नदियों की बात यहाँ पर आ रही है और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है यहाँ पर कि पिछले बार रीट के एग्जाम में एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी गई थी। तो हो सकता है इस बार अफ्रीका की पूछ ले, दक्षिण अमेरिका की पूछ ले, उत्तर अमेरिका की पूछ ले, ऑस्ट्रेलिया की लंबी नदी पूछ ले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो इसका नाम है अमेजन। नील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। पराना इसकी दूसरी लंबी नदी है। कॉन्गो जो है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? अब हम लोगों ने जब गुयाना का पठार पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि एक महत्वपूर्ण नदी है जो वेनेजुएला से होकर के बहती है। इस नदी का नाम है ओरेनिको।
ओरेनिको की सहायक एक नदी है केरू, और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है चुरुन नदी, और इस नदी के ऊपर एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल। इसकी ऊंचाई है 979 मीटर, और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कहां पड़ता है, वेनेजुएला में पड़ता है। तो ये पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस देश में है, तो ये वेनेजुएला में है, ये ध्यान रखना है। वेनेजुएला देश में है एंजल जलप्रपात, चुरुन नदी के जो ऊपर है, और चुरुन ओरेनिको की सहायक नदी है। इस प्रकार से 9 जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आटाकामा मरुस्थल का विस्तार किन देशों में है। हम लोगों ने बात की थी कि जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में यहां पर एक मरुस्थल है और इसका नाम है आटाकामा। आटाकामा जो मरुस्थल है ये 2 देशों में विस्तृत है। इसका उत्तरी जो भाग है ये पड़ता है पेरू में, और इसका दक्षिणी भाग पड़ता है चिली में। यानी कि आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में स्थित विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जहां पर नाइट्रेट के, टीन के और चांदी के विशाल भंडार पाए जाते हैं, और यहाँ पे विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका में स्थित है। तो ये है आटाकामा, एक गर्म मरुस्थल है, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है पेरू और चिली में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, कि ये जो आटाकामा मरुस्थल है वो पेरू और चिली देशों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्राजील की किस बंदरगाह को कॉफी पतन कहते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्राजील विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, या कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया का लगभग 30% कहवा उत्पादन करता है, और इसलिए इसको विश्व का कॉफी या कहवा पात्र कहते हैं। ब्राजील में इस प्रकार की उपयुक्त विशेषताएं या उपयुक्त जलवायु और वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर कॉफी का उत्पादन होता है। और इसी प्रकार की विशेष किस्म की मिट्टी यहाँ पर, जिसको टेरो रोसो मिट्टी कहते हैं, पाई जाती है, जो यहाँ पर कॉफी उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। ब्राजील में जो कॉफी का उत्पादन होता है, उस उत्पादन का जो फसल होती है उसको बेचने के लिए या दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए एक दुनिया की एक विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह है, जिसका इसने पूछा है कि ब्राजील की किस बंदरगाह को कॉफी पतन कहते हैं, तो इसका नाम है सेंटोस। ब्राजील की जो सेंटोस बंदरगाह है, इसे ही कॉफी पतन के नाम से या कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सेंटोस बंदरगाह जो है वो कॉफी पतन के रूप में या कॉफी के निर्यात के लिए ही जानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कि ग्रान चाको वनस्पति का विस्तार किन देशों में। जब हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका की वनस्पति पढ़ी थी, तो हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतियों की बात की थी, क्योंकि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, ये एक ऐसा महाद्वीप है जो वनस्पति और जीव जंतुओं की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस महाद्वीप के लगभग 40% क्षेत्र के ऊपर वनस्पतियों का विस्तार है। तो यहाँ पर इसने पूछा कि ये ग्रान चाको नाम की वनस्पति है, इसका विस्तार किस क्षेत्र में है। तो ग्रान चाको वनस्पति किसी एक देश में नहीं पाई जाती, ये 2 देशों में पाई जाती है। इसका जो विस्तार है वो उत्तरी अर्जेंटीना और दक्षिणी पश्चिमी पराग्वे में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, कि पराग्वे और अर्जेंटीना में ग्रान चाको नाम की वनस्पति जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि कृषि की अगर हम बात करें या फसलों के उत्पादन की हम बात करें और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें, तो सबसे पहले नंबर आता है ब्राजील का, और ब्राजील में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉफी। कॉफी से संबंधित यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी, विश्व की सबसे प्रसिद्ध कॉफी बंदरगाह है, जो इसके अलावा कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं, कॉफी का पत्थर किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की क्वेश्चन बनते हैं। उसके अंदर ये है कि कॉफी के बागानों को यहाँ पर क्या कहते हैं। तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। फेजेंडा क्या है, या यूं पूछ सकता है फेजेंडा किसे कहते हैं। तो कॉफी के बागानों को कहाँ कहते हैं, ब्राजील में कहते हैं। तो यूं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉफी के बागानों को ब्राजील में किन नाम से या किस नाम से जाना जाता है। तो कॉफी के बागानों को ब्राजील में फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये है एंकोवीज नामक मछली का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। एंकोवीज एक विशेष किस्म की मछली होती है
हम लोगों ने कल बात की थी कि जैसे ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये जो भाग है, यहां पर एक देश है पेरू, और इसके नीचे वाला ये है चिली। अब ध्यान देना, पेरू और चिली में हम लोग इसका क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं कि मछलियों का उत्पादन यहां पर ज्यादा होता है। इसका कारण ये है कि यहां से ठंडे जल की धारा आती है, इसका नाम है पेरू की ठंडी धारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेरू की ठंडी धारा, या इसे ही बोलते हैं हम्बोल्ट की ठंडी धारा। यह ठंडे जल की धारा जैसे पेरू तट से जाकर के टकराती है तो ठंडे और गर्म जल का मिलन होने के कारण यहाँ पर कोहरा छा जाता है, और उसके कारण एक प्लैंकटन नाम की घास पैदा होती है यहाँ पर, जो मछलियों का सर्वोत्तम आहार होता है। और इसी कारण पेरू में, यानी कि इस तटीय क्षेत्र में मछलियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और यहीं पर एक विशेष किस्म की मछली जो है वो उत्पादित होती है जिसका नाम है एंकोबीच। एंकोबीच जो मछली है उसका उत्पादन कौन करता है? पेरू करता है। तो चिली में उतनी मछलियों का उत्पादन नहीं होता जितना पेरू में होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ये चिली के बाद दूसरा बड़ा मछली उत्पादक देश माना जाता है। तो इसका कारण भी यही है। और यह पेरू की जो ठंडी धारा है इसे हम्बोल्ट की ठंडी धारा भी कहते हैं, और इसी धारा का विस्थापन होता है। यही धारा जब उल्टी बहना शुरू कर देती या अपनी दिशा को पलट लेती है या इसकी दिशा विपरीत हो जाती है इस प्रकार से ऊपर से दक्षिण की ओर, तो इसको हम बोलते हैं एल नीनो। इंडिया ज्योग्राफी के अंदर जब हम लोग बात करेंगे जलवायु की, तो वहां पर हम लोग एल नीनो और ला नीनो इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं पर एक धारा उत्पन्न होती है एल नीनो, जो भारतीय मॉनसून को इफेक्ट करती है, भारतीय मॉनसून को नकारात्मक प्रभावित करती है, इसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो यहीं पर इस धारा के कारण, पेरू की ठंडी धारा के कारण, पेरू जो है मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है, और खास किस्म की एक मछली एंकोबीच यहाँ पर उत्पादित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पेरू एंकोबीच मछली का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो गन्ने का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन ये देश करता है, ब्राजील। ब्राजील गन्ने का और चीनी का दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, और नंबर 2 पर है इसमें फिर भारत। गन्ने और चीनी के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है भारत। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार वाला देश। अब हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ये जो देश है यहाँ पर एक, इसका नाम है वेनेजुएला, और वेनेजुएला जो देश है ये वर्तमान में सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडारों वाला देश है। इस कारण इसका इंपॉर्टेंट है। पहले इससे ज्यादा भंडार होते थे सऊदी अरबिया में, लेकिन वर्तमान में पिछले कुछ सालों में यहाँ पर पेट्रोलियम के विशाल जो भंडार है वो मराकाज झील और मेडेलिना नदी क्षेत्र में मिले। उसके बाद में जो है वो वेनेजुएला आगे निकल गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी, पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडारों वाला जो देश है वो वेनेजुएला है। और वर्तमान में आज के परिदृश्य की अगर हम लोग बात करें तो पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा उत्पादन यूएस से करता है। अगर इसकी जगह भंडार की जगह उत्पादन आ जाए कि सर्वाधिक उत्पादन वाला देश, तो उत्तर हो जाएगा यूएसए फिर, और अगर भंडार आ जाए तो फिर वेनेजुएला हो जाएगा। तो दोनों ध्यान में रखना आप लोग। पेट्रोल जो है या जो पेट्रोलियम का जो मुद्दा है वो वर्तमान में ये करंट का इशू रहता है, क्योंकि यूएसए जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कोरोना इफेक्ट के कारण जो है इसका जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा गिर गई थी, उसका भी इफेक्ट है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि तेल की कीमतें क्यों गिरी या इसकी खपत कम हो गई, इस प्रकार से जो तेल वार जो चल रहा है दुनिया में, तो उसके कारण आज यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी का क्या नाम है? कि विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी पड़ती है ब्राजील में, और ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। और जो कॉफी की सबसे बड़ी मंडी है दुनिया की, उसका नाम पूछा गया है तो वो है साओ पोलो। साओ पोलो जो नगर है, यहाँ पर कॉफी का विश्व में सबसे ज्यादा लेन देन होता है या व्यापार होता है, इसलिए साओ पोलो जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी मंडी है। यहाँ पर एक नगर है साओ पोलो।
इसकी एक विशेषता और भी बताई थी मैंने, साओ पाउलो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा नगर है और यह जो है वो दक्षिणी अमेरिका का भी सबसे बड़े नगरों में से एक है और यह जो नगर है वो विश्व में कॉफी की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की दक्षिण अमेरिका किस देश में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। हम लोगों ने जब शुरुआत में बात की थी जलवायु और वनस्पति को, उस टाइम पे पढ़ा था कि विशेष किस्म की जलवायु है जो महाद्वीपों के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी जो तट होते हैं वहां पर पाई जाती है और ये जो जलवायु होती है वो इस प्रकार की होती है कि सर्दियों में बारिश होती है और गर्मियों में वर्षा नहीं होती, जो फलों के उत्पादन के लिए बड़ी प्रसिद्ध होती है। तो इसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। इसे विश्व का फलोद्यान कहते हैं, इस जलवायु को विश्व का फलोद्यान कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन इसी जलवायु में होता है। चाहे वो अफ्रीका के भूमध्य सागर के नजदीक लगने वाले देश हो, चाहे वो यूरोप के भूमध्य सागर के लगने वाले देश हो, फ्रांस, इटली, स्पेन हो, चाहे वो उत्तर अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत हो, चाहे वो दक्षिण अमेरिका का चिली देश हो। यानी कि ये जो देश है इसका नाम है चिली, ये यहां से यहां तक ये चिली है और इस चिली देश के मध्यवर्ती भाग में यहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है जो फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चाहे दक्षिण अमेरिका में चिली की बात कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, यहाँ पर एक विशेष किस्म की जलवायु जिसको भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं वो पाई जाती है और ये फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती है, खासकर खट्टे फलों के उत्पादन के लिए। तो इसका क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो दक्षिण अमेरिका के किस देश में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, उसका उत्तर हो जाएगा आपका चिली में पाई जाती है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फलों के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया और इसके दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो देखो यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है ओजोस डेल सेलाडो, टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है। इस द्वीप का जो दक्षिणी भाग है टेरा डेल फ्यूगो का, इसे हम बोलते हैं हॉर्न अंतरीप। या केप ऑफ हॉर्न। केप ऑफ हॉर्न या हॉर्न अंतरीप। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है हॉर्न अंतरीप या केप ऑफ हॉर्न। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग कहलाता है उत्तमाशा अंतरीप। अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है उसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। उत्तमाशा अंतरीप अफ्रीका का दक्षिणी भाग है, केप ऑफ गुड होप। जो उस टाइम पे यूरोपियन नाविक जो थे या यूरोपियन जो शोधकर्ता थे जो अभियानों पर लंबे लंबे जाते थे तो उनको एक एक डेढ़ महीने जो वो समुद्रों में लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी और उनको स्थलखंड दिखाई नहीं देता था तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी प्रकार से कुछ यात्री थे जो कि अटलांटिक महासागर में यात्रा करके एक डेढ़ महीने तक चले और उनको अंत में दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग दिखाई दिया तो उसको उन्होंने नाम दिया था केप ऑफ गुड होप, आशा का अंतरीप। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया उत्तम आशा अंतरीप। अफ्रीका का दक्षिणी भाग कहलाता है हॉर्न अंतरीप, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग कहलाता है टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है ये, और इस द्वीप का दक्षिणी भाग जो है वो हॉर्न अंतरीप है। तो इस प्रकार से ड्रेक पैसिस इसके दक्षिण में पड़ता है, टेरा डेल फ्यूगो दक्षिण में जो अंटार्कटिका से इसको अलग करता है। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 20 नंबर, मोंटाना वनस्पति कहां पाई जाती है। अब मोंटाना वनस्पति कहां पाई जाती है भाई। मोंटाना की अगर हम बात करें तो जैसे हम पढ़ते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, लंबाई 7200 किलोमीटर। विश्व की दूसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर उत्तर में कैरिबियन सागर से लेकर के दक्षिण के तट तक विस्तृत है। इसके पूर्वी ढालों पर यानी कि इस
ये जो पर्वत है इसके पूर्वी डालों पर, एंडीज पर्वत के पूर्वी डालों पर जो है वो मोंटाना की वनस्पति पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एंडीज के पूर्वी डालों पर मोंटाना वनस्पति है वो पाई जाती है। तो ये तो थे आपके 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से उठते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से देख रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना, एक बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार में देख लेना। और इस वीडियो को समझने से पहले आपको दक्षिण अमेरिका के चारों वीडियो देखने भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि केवल क्वेश्चन पढ़ने से याद नहीं होते, पहले आपको टॉपिक समझना होता है, उसके बाद में जो है वो क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। और अगर आपने टॉपिक पूरा पढ़ करके फिर आपने अगर उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हल कर लिए तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।